हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ मोनिका और मैं आपका अपने चैनल पीवी स्क्वायर एकेडमी पे वेलकम करती हूँ। आज मैं एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। बेसिकली मेरा जो पर्पज़ है ये वीडियो सीरीज़ शुरू करने का वो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी कंटेंट को पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज़ करने के लिए ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन जनरल हम बहुत पहले से डेफिनेशन स्टडी करते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, एक वॉल्यूम होता है और एक डेफिनेट मास होता है। बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है कि उन जो सॉलिड को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो आयंस हैं, चाहे एटम्स हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है। तो फिक्स पोजीशन होने की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर फाइनली फॉर्म होता है वो रिजिड हो जाता है। सेकंड जो रीज़न है उनका रिजिड होने का वो ये है कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है बेसिकली वो शॉर्ट होता है, यानी कि कम होता है। नेक्स्ट जो रीज़न है रिजिड होने का वो ये है कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनली जो फॉर्म बनती है सॉलिड की वो रिजिड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। तो बेसिकली अगर हम पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ क्रिस्टलाइन, अनदर वन इज़ एमोर्फस। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिससे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा क्रिस्टलाइन है, कौन सा एमोर्फस है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एमोर्फस में एमोर और फस। तो फस हम इन जनरल क्या बोलते हैं कि फंस गया। तो फंसते हम कहाँ पे हैं, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ऑर्डर नहीं होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन जो लाइन होती है आपको पता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन वो स्ट्रेट होती है, वो अरेंज्ड होती है। तो हम ये इस छोटी सी ट्रिक से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलाइन को। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके सॉलिड के अंदर वो उनका जो अरेंजमेंट होता है बेसिकली वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होता है, यानी कि अच्छी खासी वहाँ पे अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर में होता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अच्छे से आपके वहाँ पे अरेंज्ड है वो जो भी शेप बनाएंगे वो डेफिनेट होगी। नेक्स्ट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि किसी एक टेम्परेचर पे जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि जो भी अमाउंट हमें फ्यूज़ करने के लिए जो सॉलिड होता है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। तो उस कन्वर्जन के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। तो वो डेफिनेट होती है, उसका जो अमाउंट होता है वो फिक्स्ड होता है इस केस में। नेक्स्ट है एनाइसोट्रॉपिक नेचर। तो बेसिकली जो एनाइसोट्रॉपिक हम वर्ड यूज़ करते हैं वो डायरेक्शन बेसिस होता है। तो बेसिकली इसका नेचर एनाइसोट्रॉपिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम मेज़र करना चाहते हैं बेसिकली वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एमोर्फस की। तो एमोर्फस के केस में मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ भी अरेंज नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ पे फंस जाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली जस्ट अपोजिट होती हैं किसकी, क्रिस्टलाइन की। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वो जस्ट इसका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं है। तो जो भी अगर अरेंज ऑर्डर्ड भी है, यानी 2-3 पार्टिकल सपोज वहाँ पे अरेंज्ड भी हैं अच्छी तरह से, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, वो शॉर्ट रेंज ही रहता है। नेक्स्ट है इरेगुलर शेप, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अभी हमने डिस्कस किया कि वो अच्छे से अरेंज नहीं है, तो उनसे जो शेप्स बनेंगी वो अच्छी नहीं होंगी, इरेगुलर रहेंगी। रेंज ऑफ टेम्परेचर टू मेल्ट रिक्वायर्ड, मतलब जो हमें अगर मान लो मेल्ट करना है एमोर्फस सॉलिड को, तो वहाँ पे किसी एक पॉइंट पे आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। बेसिकली वहाँ पे एक रेंज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सपोज मान लो आपका 36 पे कोई भी जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो गया, तो 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर वो मेल्ट होता है, इट मीन्स आपकी 36 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे क्या होगी, एक रेंज हो गई। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द आइसोट्रॉपिक नेचर, वो जस्ट इसका अपोजिट है। मीन्स यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉपर्टी आप स्टडी करोगे वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होंगी। इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अमोर्फस है, ये ग्लास है, प्लास्टिक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अमोर्फस में आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड ही रहता है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें कौन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पहला जो टाइप है मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे सारे ही क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ सब कैटेगरीज हैं इसकी मॉलिकुलर सॉलिड्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे, लेकिन वो कौन से होंगे, नॉन पोलर। यहाँ पे कोई भी पोल प्रेजेंट नहीं होगा ऐसे मॉलिक्यूल्स में। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो लो रहेगा, वेरी लो रहेगा इवन, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर है, तो जो इंट्रैक्शन होगा बेसिकली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप बोल सकते हो वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करेंगे, इसलिए उनको मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, H2 है, ये सारे क्या है, नॉन पोलर हैं। ओके, ये तो आपके पता है, आपको नोबल गैसेज होती हैं तो इंट्रैक्शन ऑब्वियसली कम ही होता है इनमें। बाकी ये आपका सिमेट्रिकल है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इसके अंडर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स की, कि पोलर जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोलर हैं तो इंट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे तो वो इंट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो वहाँ पे वेरी लो था, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, लेकिन ओवरऑल कम ही रहेगा। एग्जाम्पल है हो गया HCl, SO2, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके पोलर के। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका मॉलिकुलर सॉलिड्स का वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें सॉलिड्स, तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेंगे, और इस केस में भी आपका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो कम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे, वाटर में भी हम आइस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि आइस ही हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ द आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में हमें जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो आयंस ही रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर हम कंसिडर करते हैं। KCl हो गया, NaCl है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मेटालिक सॉलिड्स। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि मेटालिक सॉलिड्स हैं तो ऑब्वियसली इसमें मेटल्स ही इन्वॉल्व होंगे, जैसे आप एग्जांपल में देख पाओगे यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये सब क्या है आपके कॉपर है ये। तो इसमें आपके मेटल्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे जो आपको पता है कि जो एटम होता है या मेटल जो होते हैं उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि आपका न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बेसिकली वो पॉजिटिव आयंस डिप्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रेजेंट है, उसमें डूबा हुआ है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इसमें इंट्रैक्शन जो होगा वो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक ही हो जाएगा, और यहाँ पे मेटेलिक इंट्रैक्शन बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ द कोवेलेंट, और आप इसको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोल सकते हो। तो इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो एटम्स ही होंगे, और यहाँ पे इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और आपको पता है कि कोवेलेंट इंट्रैक्शन क्या होता है कि जब अच्छे से ओवरलैपिंग हो जाती है और अच्छे से शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग बनता है, तो इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाता है, वेरी हाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन कार्बाइड है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है ये। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो कि कोवेलेंट या बोल सकते हो नेटवर्क सॉलिड के अंदर आते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।